दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम सामाजिक राजनीतिक विषयों के अलावा जब कभी देश की अदालत, कोई भी कोर्ट महत्वपूर्ण कोई फैसला करता है या राय देता है, उस पर भी आपके सामने जानकारी लेकर आते हैं और विशेषज्ञों की राय के साथ आपके साथ हम जरूर कोई न कोई प्रोग्राम करते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, आज उसने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और वो कदम है एक राय के आकार में। एक राय की उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी है, अपनी एक राय दी है। इसको डायरेक्टली सीधे फैसला हम नहीं कह सकते। और वो है प्रेसिडेंशियल डिफरेंस जो था, वो किस बात के लिए था? वो था कि तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका दायर की थी और उसमें उसने चैलेंज किया था कि किस तरह से राज्यपाल लगातार, तमिलनाडु के राज्यपाल उसके 10 बिल को, उसके विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को लगातार रखे हुए हैं। उसको वो जनता के हक में जो पास किया विधानसभा ने बिल, उसको वो चाहते ही नहीं है कि वो लागू हो सके। तो एक तरह से राज्यपाल और सरकार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य विधानसभा के बीच में एक बहुत बड़ा ये अंतर्विरोध खड़ा हो गया था। इसी पर वो पूरा मामला था। उस पर 2 सदस्यों की जो बेंच है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता में, उसने एक फैसला दिया और कहा कि 3 महीने के अंदर, चाहे ये रेफरेंस का मामला हो, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, या ये राज्यपाल के अधीन से होने वाला कोई फैसला हो, 3 महीने के अंदर आप लोगों को देना पड़ेगा। आप इसको जो भी आप चाहें, लेकिन ये अवधि एक तय कर दी थी, टाइम फ्रेम एक तय कर दिया था। यही मामला था जिस पर ये ये फैसला अप्रैल महीने का था। तो इस पर 143 अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था। कुल 14 मुद्दे उसमें सरकार की तरफ से पेश किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों की बेंच यानी संविधान पीठ ने जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता में आज एक ओपिनियन अपनी दी है और उन्होंने कहा कि जो पहले टाइम तय किया गया था, समय सीमा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निर्धारित कर दी गई थी कोर्ट द्वारा, वो गलत फैसला था और इन्होंने उसको करेक्ट किया है कि ये सब विवेक के आधार पर छोड़ा जाने वाला मामला है। इसको हम टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते। क्या है इस ओपिनियन का मतलब? क्या ये फैसला है? क्या ये जजमेंट है? क्या ये ओपिनियन है? अगर ओपिनियन है तो इसका क्या मतलब है? इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर इसका क्या अर्थ है? और कैसे ये तमिलनाडु की केस हो, चाहे केरल की केस हो या दूसरे अन्य स्टेट्स की केस हो, उसको ये कैसे प्रभावित करता है? इसको जानने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है देश के बहुत जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के संजय हेगड़े साहब को। संजय हेगड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम सीधे आपसे जानना चाहते हैं कि एक कानूनविद के नाते आप इस फैसले को हमारे आम दर्शक, जो हिंदी के श्रोता दर्शक हैं, उनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका क्या मतलब है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज ओपिनियन दी है? देखिए, पहली चीज आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि ये जो ओपिनियन है वो जजमेंट नहीं है। जजमेंट फैसला होता है, ओपिनियन राय होती है। पर प्रेसिडेंट साहब या साहिबा को ये हक है कि किसी भी कानूनी मुद्दे पर अगर उन्हें राय चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ऐसा है कि 5 जज बैठ के सुप्रीम कोर्ट की राय बता देते हैं। ये जो राय है वो बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, ये एडवाइजरी ओपिनियन है। जो बाइंडिंग है वो सिर्फ जजमेंट है, ठीक है। पर दूसरे कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन भी एक तरीके से बाइंड हो सकता है। तो अब ये राय आने के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगला जब जब कोई मौका आएगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये जो दो जज का जो जजमेंट है
उस पर जब राय मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कहा था, और हम अगर दो से ज्यादा जज बैठते हैं, 3 जज बैठते हैं, तो वो पिछले जजमेंट को सेट असाइड कर सकते हैं। ठीक है। 2 जजों ने क्या कहा था? 2 जजों ने ये कहा था कि भारत में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसद जो पारित करता है या राज्य में जो भी लेजिस्लेचर जो एक्ट को पारित करता है, उस पर गवर्नर या प्रेसिडेंट उस पर बैठ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो उसे अपने पास ही रख ले, ना उस पे अनुमति दे, ना उसे प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेजे। यानी बिल्कुल जो पॉकेट वीटो कहते थे, वैसा एक हाल बना था। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कह दिया था कि अगर ऐसा होता है और हम फैसला देते हैं कि 3 महीने के अंदर ये अगर अगर गवर्नर साइन न करे तो ये माना जाएगा कि ऑटोमेटिकली एक डीम्ड एसेंट हो गया है, कि आपके कुछ भी ना करने का मतलब हाँ माना जाएगा। पर अब ये जो राय आई है उसमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक का डीम्ड एसेंट का कोई सवाल नहीं उठता है, ना कि हम कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि आप जल्द से जल्द कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी पारित लेजिस्लेशन को अनुमति ना दे, ना कोई और कार्रवाई ना करे, तो कोर्ट उनसे पूछ सकते हैं कि आप जल्द से जल्द इसे डिस्पोज ऑफ कर लीजिएगा। और अगर वैसा नहीं होता है तो आगे क्या होगा, अभी तक राय उस पर कोई राय दिया नहीं गया है। जी, ये संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 को भी उद्धृत किया है इस ओपिनियन में, जहां तक मेरी जानकारी है। और उसमें कहा गया है कि ये राज्यपाल या मतलब राष्ट्रपति को भी जोड़ा जा सकता है कि ये इन पदों पर बैठे लोगों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ वो नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि जो हमने तमिलनाडु का केस देखा, हमने केरल का भी केस देखा, तो जो नई परिस्थितियां अपने मुल्क में पैदा हुई हैं, जिसमें राज्यपाल महोदय अनेक राज्यों के वो विवेक का उपयोग करने के बजाय ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक चश्मे का, एक खास राजनीतिक चश्मे का प्रयोग करते नजर आते हैं अनेक राज्यों के राज्यपाल। और ये परिस्थिति भारत में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अचानक पैदा हुई है, ये क्रमशः पैदा हुई है। एक लंबी डिबेट है इसको लेकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई। तो आज की परिस्थिति में मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने ये ओपिनियन तो दे दी, लेकिन जो पारदीवाला साहब के, जस्टिस पारदीवाला साहब के बेंच का, जो 2 बेंच का जो फैसला है, 2 जजों की बेंच का, क्या माना जाए कि वह भी लागू रहेगा तब तक जब तक कि कोई नई पीठ, नई बेंच 3 जजों की या 4 जजों के जो भी हो, वो उसको पूरी तरह पलट दे, क्योंकि ये ओपिनियन है और वो जजमेंट है। जजमेंट अभी भी लागू है, तमिलनाडु के गवर्नर पर तो लागू है उस मामले में। वो जो सारे जो लेजिस्लेशन उस केस में थे, हो सकता है किसी और गवर्नर के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट की 2 से ज्यादा बड़ी बेंच बैठे तो वो कह भी सकता है कि नहीं, ये सही नहीं था। ये और क्योंकि अभी राय भी आ चुका है 5 जजों का, हम उस राय के तहत ये अभी फैसला कर सकते हैं कि जो ओपिनियन में लिखा गया है वही है। पर जो तमिलनाडु के जो केस है उस पर तो जरूर लागू है, और जब तक 3 जजों के कोई पीठ इसे ओवरटर्न ना करे, इसे पलट ना दे, तब तक लागू रहेगी। जी, तो ये ओपिनियन जो आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका
केंद्र और राज्य के रिश्तों पर जो राज्यपाल और जो 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 असेंबलीज हैं, जहां से पारित होकर के विधेयक जाते हैं, भेजे जाते हैं, इनको लेकर जो समीकरण लगातार बदल रहे हैं, लगातार उनमें जटिलता पैदा हो रही है, खासकर अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में। क्या आप समझते हैं कि इस ओपिनियन से कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? कैसा प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, अगर तो अगर कोई राज्यपाल ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो वो एक गलतफहमी में रहेंगे। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी संदर्भ में अगर राज्यपाल कुछ चीजों पर अनुमति ना दे, तो फिर कोर्ट को हक है उन्हें कहने का कि आप जल्द से जल्द फैसला ले लीजिएगा। और आज के राय में ये नहीं लिखा है कि अगर वो फैसला नहीं लेते हैं तो और क्या विकल्प या क्या उपाय है। पर मैं ये मानता हूं कि कोई कोर्ट के पास विकल्प और उपाय जरूर होंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किसी के हित में है नहीं। और जो आज गवर्नर्स कर रहे हैं, अगर कल खुदा न खास्ता प्रेसिडेंट करने लगे तो क्या होगा देश का? हम एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नहीं, हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में से चलते हैं। क्योंकि जो संसद है या स्टेट में जो असेंबली है, वो चुनकर आती है जनता से। जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट में, वो चुने जाते हैं सेंटर से। तो वो केंद्र के चुनने पर वहां अपना शपथ ग्रहण करते हैं। और जो सेंटर में जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो जो एमपीज एमएलएज और देश के सभी सांसद और विधायकों के वोट्स पर। तो ये जो जनमत जो है वो चुनी हुई सरकार के पास है, और उसी को हक दिया गया है संविधान में कि कानून बनाने का। अगर जिसके पास जनमत है वो कानून बनाता है और उसे लागू करने के लिए हस्ताक्षर जो अनइलेक्टेड आदमी उसे रोक सकता है। तो अरुण जेटली जी जैसे कह रहे थे, टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर इस जजमेंट के बाद कोई सवाल आ जाता है और या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहां ऐसे फैसले या अनुमति नहीं दी जाती है, तो फिर भी कोर्ट के पास राज्य सरकार आ सकती है, और कोर्ट उन्हें गवर्नर्स को कह सकता है कि आप जल्दी से जल्दी, प्रेफरेबली 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप कुछ अपना फैसला सुना दीजिएगा। तो इस ओपिनियन के आने के बाद भी ये मौका बरकरार रहेगा विधानसभाओं को कि वो फिर से कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से ये फरियाद की उम्मीद करें कि भाई हमारे गवर्नर इसके बावजूद भी कि हम 2-2 बार उनको भेज चुके लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहे हैं मंजूरी, तो आप हस्तक्षेप कीजिए, और आपके हिसाब से कोर्ट हस्तक्षेप जरूर करेगा। जी बिल्कुल। और वो हस्तक्षेप का जो जगह है इस ओपिनियन में भी बरकरार है। ये ओपिनियन सिर्फ यही कहता है कि हम उन्हें कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं दे सकते हैं, पर हम जरूर कह सकते हैं उन्हें कि आप जल्दी कीजिएगा, जल्द से जल्द कीजिएगा, या इतने देर तक तो आप कर ही सकते हो, वैसे तो कह सकते हैं। लेकिन संजय जी, ये केवल एक जुडिशियरी का ये मसला नहीं है या न्यायिक मामला नहीं है, या एक पॉलिटिकल मामला भी दिखाई दे रहा है हाल के वर्षों में, कि जिस तरह से बहुत ही प्रो पीपुल या स्टेट के इंटरेस्ट के भी बड़े विधेयक हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, उनको भी
कई बार राज्यपाल महोदय रोक देते हैं, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्तियां आज के दौर में एक इंडिपेंडेंट किस्म के व्यक्ति की कम हो रही हैं और पार्टी रुझान वाले व्यक्ति या एक खास सोच या समझ वाले व्यक्ति की ज्यादा हो रही है। तो ऐसे दौर में क्या आपको लगता है कि एक मेजर चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल आई मीन अमेंडमेंट भी क्या जरूरी है, इसके बावजूद कि ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुमत में जो लोग हैं वो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी एक मुश्किल पैदा करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि थ्योरेटिकली ये प्रश्न ओपन है कि भारत में राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मेजर चेंजेस की जरूरत है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेरे ख्याल से बगैर कोई अमेंडमेंट भी एक कन्वेंशन आ जा सकता है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर ये कहे कि आप आपके राज्यपाल को हटा दीजिएगा, तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि आप राज्यपाल को या पद से हटा दें या किसी और स्टेट में भेज दें। और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले भी जो भी राज्य सरकार है उनकी सहमति होनी चाहिए। आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार में जी आज आज भी जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल नियुक्त करती है। जी वो गवर्नर जनरल किसे नियुक्त करती है? वो किसी को लंदन से उठा के उधर ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में भेजती नहीं है। जो भी वहां की सरकार जो सुझाव देता है, जो वहां के लिए मान्य है, उन्हीं को नियुक्त कर देती है। तो अगर अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट चाहिए जो उस स्टेट के प्रथम नागरिक हो, पर वो सिर्फ एक वो जो भी करते हैं वो सिर्फ एड एंड एडवाइस पे ही करेंगे। जो जो सरकार कहेंगे, सरकार के जो भी एडवाइस है उसी पर जो चलने वाले हैं वैसे लोग होने चाहिए। आज जो है गवर्नर्स जो अपॉइंटमेंट सेंटर से हो जाता है, और वो हमेशा सेंटर के ही आदमी या औरत बन के रह जाते हैं। और अगर उनको कोई इशारा दिया जाता है कि आपको इस गवर्नमेंट को तंग करना है, तो तंग करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अगर कि आपके हिसाब से राज्यपालों को केंद्र का सूबेदार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राज्य सरकार इलेक्टेड है उसकी सहमति और सुझाव पर उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपने आपने सही फरमाया। वहां सूबेदार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सूबा का एक चुनिंदा चीफ मिनिस्टर हुआ है। तो वहां तो सिर्फ आप एक सलाहकार, एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड भेज सकते हैं, जो वहां के चीफ मिनिस्टर की सलाह मांगेगा और कभी कभार जब मांगे जाने पर कुछ सलाह दे देगा कि आप अगर ये करें तो ये बेहतर होगा, ये ना करे तो बेहतर होगा। वैसा सिर्फ सलाह दे सकता है। पर एक्चुअल जब जब भी कोई कार्य करना हो, तब जो भी सलाह उसे मिलता है चीफ मिनिस्टर से, उसी पर चलना चाहिए। तो एक संविधान के जानकार, एक बड़े अधिवक्ता होने के नाते मैं मानकर चलता हूं कि आपका मानना है कि इस समय जरूरत है कि राज्यपालों की नियुक्ति पर संविधान में जरूरी संशोधन जरूर किए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, संशोधन इनकी भी जरूरत नहीं है। जी कन्वेंशन से बहुत कुछ होता है। जजों की नियुक्ति में भी पहले भी, ये कोलिजियम वगैरह आने से पहले भी, चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन तो होता ही था, क्योंकि संविधान कहता था कंसल्टेशन कंकरेंस है या नहीं, उस पर बहुत बहस हुई थी। और फिर बाद में ये कोलिजियम वाला आ गया। वैसे ही जो भी गवर्नर अपॉइंट होता है वो उस पर आप राय मांग लीजिएगा, और जहां तक संभव हो तो सहमति भी होनी चाहिए। पर और एक चीज, अगर
कि कोई भी चीफ मिनिस्टर कहे कि इस गवर्नर के साथ हमारी सरकार चल नहीं सकती है या उसमें बाधा आ रही है, तो उन्हें हटा दीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हेगड़े। आपने सुप्रीम कोर्ट के इस ओपिनियन को, जिसे गलतफहमी में बहुत सारे लोग जजमेंट समझ रहे हैं, उसको बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया और हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए एक बेहतर जानकारी इस पेश किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, और फिर एक बार अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहें कि वे सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नमस्कार।